हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो आज 31 जुलाई है और अभी मैं निकल रहा हूँ स्कूल के लिए। सो फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई है और आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े लेखक थे। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे स्कूल ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, वो आएंगे आज अपना परफॉर्मेंस देने। तो चलिए जल्दी से स्कूल पहुंचते हैं और फिर मैं आपसे वो परफॉर्मेंस शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, स्कूल पहुंच चुका हूं। चलिए गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आपसे मिलता हूं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाया करते थे। अब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार है? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को ही कानून समझती। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉफी पर, कभी किताबों की हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द या नाम या बात 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी में ये बात देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्री राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने बहुत चेष्टा की कि किसी तरह इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मगर असफल रहा और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ। मैं 5वीं जमात में था और वो 9वीं जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। 1 घंटा किताब खोलकर रहना मेरे लिए जैसे पहाड़। मौका पाते ही रोशनी से निकलकर मैदान में आ जाता और वहां कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कभी कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। बस वहीं 4 दीवारी पर चढ़कर वहां से नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बाहर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का बहुत रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यही होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुझसे ये बात क्यों ना निकलती कि जरा देर के लिए बाहर निकले। मेरा मौन ही कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब को इसके सिवा और कोई इरादा ना कि रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओ और एक घर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल है कि जो चाहे पढ़ ले? नहीं तो ऐरा गहरा नक्कू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून चलाना पड़ता है, तब जाकर विधा आती है। और आती भी क्या है, हाँ कहने को आ जाती है।
बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, ये तुम आंखों देखते हो, और जो नहीं देखते ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेरे तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी नहीं जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल से पढ़ा रहता हूं। तुम ये कैसे आशा करते हो कि खेल-कूद में वक्त दबाते ही पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, और तुम तो इसी दर्जे में पढ़े उम्र भर करते रहो। तुम्हें तो इसी तरह उम्र कमानी है तो एक काम करो, गांव चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। यहां रहकर बाबा की गाड़ी कमाई की रुपये क्यों बर्बाद करते हो? उनकी ये लताड़ सुनकर मैं आंसू आने लगा। जवाब ही क्या था? अब अपराध तो मैंने किया, भला लताड़ कौन सा है? भाई साहब को मुझे कई बार ऐसा होता था कि मैं खेल कूद में मग्न हो जाता था, और भाई साहब की बातों से निराश हो जाता था कि कभी कभी सोचने लगता था कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं, अपने बूते के बाहर के काम में वाला हाथ आता तो अपनी जिंदगी बर्बाद की। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आता है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फटते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूं। मैं झटपट टाइम टेबल बना डालता। अब बिना कोई स्कीम बनाए, बिना कोई नक्शा तैयार किए कैसे कोई नया काम शुरू किया जाए? हाँ, खेल कूद में मतलब खेल कूद में टाइम टेबल की मत उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, फिर 6 से मुंह धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, फिर 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल, फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधे घंटे का विश्राम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, फिर 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधे घंटे हॉकी के सामने रहना, फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 बजे से 9 बजे तक अनुवाद, फिर 9 से 10 तक हिंदी, फिर 10 से 11 तक विविध विषय, और फिर विश्राम। टाइम टेबल बना लेना एक बार और उस पर अमल करना दूसरी बार। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुपर बिरयानी, हवा की वो हल्के हल्के झोंके, और फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल के दांव खाते, और मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाते, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। जानलेवा टाइम टेबल, आंख खोल पुस्तकें, किसी की याद न रहे, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाए। मैं उनके साए से दूर रहने की कोशिश करता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर रुकी, मेरे प्राण निकले। हर समय सिर पर नंगी तलवार लटकती सी महसूस होती। लेकिन जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। अब सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। भाई साहब और मेरे बीच में केवल 2 दर्जे का अंतर और रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों, हाँ भाई कहाँ गई आपकी वो तेजी? मुझे देखिए, मैं तो मजे से खेलते कूदते भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और थोड़ा
आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का पूरा मुझ पर नहीं रहा। आजादी से खेल कूद में शरीर होने लगा, दिल मजबूत था। आगे से उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने इतना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया कि मैं तो खेलते कुत्ते भी दर्जे में ऊपर आ गया। जवाब से ये ठीकरी जताने का साहस ना होने के बाद मेरे रंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का पूरा आतंक अब मुझ पर नहीं। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय में घर लौटा तो उन्होंने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाई ना, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश किया? क्या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। असली चीज है बुद्धि का विकास। रावण भूमंडल का राजा था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन रावण एक चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीन उसे हड़ देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर अंत में उसका परिणाम क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। अंत में कोई एक चुल्लू भर पानी पीने वाला तो क्या हो सकता? तो आदमी जो कुकर में चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया, दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। हाँ, उसे एक बार ही अनुमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में हुआ ये कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। एक बार शाहिद ने भी अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर है। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। इतनी बात समझ लो, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लगे, लेकिन बटेर में केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी तो गुल्ली डंडा में भी अंधाधुंध निशाना पड़ जाता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी सफल हो गया। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश का अंतर इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 तो हेनरी गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा नहीं कि नंबर गायब। सफर सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, करोड़ों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खा जाता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं होते थे। एक ही नाम के पीछे 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते, 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की आ ब ज की जगह आ ज ब लिखा नहीं कि सारे नंबर में। कोई निर्णय मुमतहिनों से ये तक नहीं पूछता कि आ ब ज और आ ज ब में क्या है और क्यों इन व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून करते।
ये दाल भात रोटी खाइए या भात दाल रोटी खाइए, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या पता? ये तो वही देखेंगे जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के एक एक अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अब उन बेसिक मैथ की बातों के पढ़ने से आपको क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना हो जाए। पूछिए इससे प्रयोजन? अरे दोगुना नहीं, चौगुना नहीं, आधा हो जाए मेरी बला से।